ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हुकूमत ने तालिबान की गुजारिश पर भारत की सरजमीन पर बातचीत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की कि वो तालिबान पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करने की। तालिबान दहशतगर्द हैं या नहीं? अगर तरकारी बेचता है तालिबानी है, कोई इनसे अपोज करता है पॉलिटिकली, चाहे मुसलमान हो ना हो, ये तालिबानी सोच का है। ये बीजेपी के लोग आपके चैनलों पर बैठकर बोलते हैं। ये सरकार सोचती नहीं है इन चीज़ों को। इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए, कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी बना देते हैं लोग। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी और नाकामी रही है। अरे भाई, हम तो सवाल कर रहे हैं कि आपने भारत की टेरिटरी पर तालिबान के आदमी को बुलाया उनके रिक्वेस्ट पर, तो क्या आपने उनको चाय पिलाया, दूध की चाय या बगैर दूध की, कौन सी, और क्या कबाब खिलाया आपने उसमें? और हाजीघाट में जो हमारा माइनिंग राइट्स के बारे में क्या बोला आपने? क्या आपने उनसे कहा कि हेलमंड में जैश ए मोहम्मद जो पार्लियामेंट पर हमला किया, एयरक्राफ्ट हमारा हाईजैक किए, लश्कर तैयबा जो मुंबई की सरजमीन पर मासूम लोगों को मारे, उनका कैंप खोस में चल रहा है, आपकी क्या पॉलिसी है? और तालिबान के टेररिस्ट है नहीं है, और अगर है तो यूएपीए में शामिल करेंगे नहीं करेंगे? भारत यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है। तालिबान के 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के कई लीडर्स, वो हक्कानी नेटवर्क जो हमारे एम्बेसी पर हमला किया और हमारा डिप्लोमेट मारा गया। क्या पॉलिसी है मोदी सरकार की, बताइए? गवर्नमेंट क्यों शर्मा रही है? क्यों शर्मा रही है, हैं? पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, ये पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? खुल के बोलिए, अरे खुल के बोलिए ना। नहीं ये, अरे कोई देश के मामले में, देश की सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा जो हम उठा रहे हैं। मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तालिबान करेगी, और जैसा चुनाव ख़त्म हो जाएंगे आप देखेंगे तालिबान के लीडर के साथ बैठकर ऑफिशियली बैठ के बोलेंगे हाँ बातचीत और करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक हम इनसे कह रहे हैं ड्रामाबाजी बंद करिए। आप देश हित में बताइए कि क्या तालिबान के बारे में मोदी सरकार का मौक़िफ़ क्या है, पोजीशन क्या है, क्या वो टेररिस्ट है नहीं है? और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद अगर शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आता। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को बीजेपी और संघ परिवार ने 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया। ओवैसी ने कहा कि मुल्क भर में एमआईएम अपना परचम लहराएगी। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को फैजाबाद, 8 को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का वो दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, योगी हुकूमत को शिकस्त देंगे। सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया, और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। पूरे भारत में इमाम का परचम लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना, फैज़ाबाद अलग है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है, और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है। और योगी तेलंगाना के वज़ीर आला और टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर का संग बुनियाद रखा। केसीआर ने दोपहर 1:48 पर संग बुनियाद रखा। भूमि पूजा में वुज़रा, अरकान असेंबली और सीनियर लीडरों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि दिल्ली के वसंत विहार मेट्रो स्टेशन के करीब मरकजी हुकूमत ने टीआरएस पार्टी ऑफिस के लिए 1200 मुरब्बा गज अराजी अलॉट की है। टीआरएस तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार है। अभी ये इलाकाई पार्टी है, लेकिन दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाद कौमी सियासत में दाखिल होने की तवक्को की जा रही है। केसीआर ने कई मुल्क में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फेडरल फ्रंट तैयार करने की कोशिश की है। कई बार ऐसी कोशिश वो मुल्क में कर चुके हैं।
तेलंगाना राष्ट्र समिति की दिल्ली में ऑफिस की भूमि पूजा के मौके पर रियासत के तमाम मंडलों में झंडा त्यौहार मुनक्किद किया गया। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी कैडर झंडा त्यौहार मनाने की कैडर को हिदायत दी थी। तेलंगाना के वुज़रा, टीआरएस के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज काउंसिल, जेडपीटीसी, एमपीटीसी, अरकान जिला परिषद, म्यूनिसिपल सदर और टीआरएस के लीडरों ने हर गांव और वार्ड में पार्टी परचम लहराया। बताया जा रहा है कि सितंबर में पार्टी की रियासती मजलिस आमला तश्कील दी जाएगी। देहात से अजला तक सदर तक की पार्टी की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियों में एससी, एसटी, बीसी और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन और केसीआर की मिली भगत से तेलंगाना के किसानों की हक तलफी हो रही है। उन्होंने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड इजलास में शिरकत नहीं करने पर केसीआर को निशाना बनाया। కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఎన్నిసార్లు సమావేశాలు పిలిచినా అన్ని సమావేశాలకు కేసీఆర్ గారు గైరాజరయ్యి గగ్గోలు పెట్టి రాజకీయ ప్రయోజనం పొందడానికి ప్రయత్నం చేసిండు తప్ప సమస్యను సూటిగా లేవనెత్తి తెలంగాణ రైతాంగం యొక్క హక్కులను కాపాడడానికి కేసీఆర్ గారు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. కేసీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోని కుమ్ముక్కైందా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కేసీఆర్ గారు లొంగిపోయిందా లేదా మెగా కృష్ణారెడ్డి గారు ఇచ్చే కమిషన్లకు కక్కుర్తి పడ్డా ఏమి జరిగిందో కానీ తెలంగాణకు తీరని అన్ని। और कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने पकवान गैस यानी घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत पर आवाम को पेट्रोल, डीजल और गैस के नाम पर लूटने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की इक़्तिदार संभालने के बाद महंगाई आसमान को छू गई है। उन्होंने कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। गैस का दाम बढ़ाओ, डीजल का दाम बढ़ाओ, पेट्रोल का दाम बढ़ाओ। ये सरकार आए जब से ऐसी काम चल रहा है। हफ्ता पहले 25 रुपये गैस के ऊपर बढ़ाया, फिर आज एक हफ्ते में फिर 25 रुपये बढ़ाया। तो ये देश के औरतों को सरासर लूटने का काम कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार की हरकतों से औरत इतना गुस्सा है, अगर मिले कोई बीजेपी लीडर तो वो किचन में ले जाके गैस सिलेंडर ओपन करे, ऐसा उतना गुस्से में है। सरकार समझना चाहिए ये मामूली रेट नहीं है। एक हफ्ता पहले 25 रुपये, अभी फिर 25 रुपये घटाना बहुत बड़ी बात है। 2014 में क्या था, आज 2021 में क्या है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करते हैं एक गैस का दाम बढ़ाने की काम बंद करो और गैस के दाम कम करने की कोशिश करो। जो आज की इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्राइस और यहाँ की लोकल प्राइस को देखते हुए इतना बड़ा फर्क रहे तो ये ठीक नहीं है। ये सरकार बिजनेस नहीं करेंगे बोले आप, मगर सरकार हर जनता देशवासियों के साथ पेट्रोल का नाम पे, डीजल का नाम पे, गैस का नाम पे। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकार चर्मी मंशियात मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू हाजिर हुई। अदाकारा हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ ईडी के दफ्तर में हाजिर हुई। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले ईडी ने फिल्म इंडस्ट्री के 12 अफराद को समन जारी किया था और 2017 के मंशियात मामले में रकम की गैर कानूनी मुंतकली के ज़िम्न में पूछगछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले हिदायतकार पुरी जगन्नाथ ईडी के रूबरू हाजिर हो चुके हैं। वारंगल में हुए ट्रिपल मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया। मुलजिम के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त कर लिया गया है। वारंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने बताया कि पुलिस ने अहम मुलजिम शफी, समिता, वेंकन्ना, साजिद, विजेंद्र, मिर्जा अकबर पाशा को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि शफी अपने बड़े भाई के साथ मवेशियों का कारोबार करता था। कारोबार में रकमी लेन देन की वजह से तनाज़ा चल रहा था। शफी अपने साथियों के साथ बुध की सुबह उसने मशीन की मदद से दरवाजे को तोड़कर वो दाखिल हो गया था और अपने बड़े भाई चांद, भाभी साबरा बेगम, भाभी के भाई खलील को कत्ल कर दिया था। हमले में भतीजे फहद पाशा और समीर पाशा जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिमीन को अदालत में पेश किया। సుపారీ కాదు, దిస్ ఈజ్ నాట్ అ సుపారీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ. వాళ్ళకి ఇది సమ్ బిజినెస్ ఇష్యూస్లో వాళ్ళకి పరిచయం ఉంది. ఏవన్కి సుపారీ లాగా ఏం లేదు, వాళ్ళకి డబ్బులు ఏం ఇవ్వలేదు. వీ హ్యావ్ ఇంటెరోగేటెడ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ సుపారీ గ్యాంగ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ విద్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. సుపారీ గ్యాంగ్ జనరలీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ మేము వి అబ్జర్వ్ ఇన్ రాయలసీమ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్.
So that is when business partners మధ్యలో there are some incidents. So ఈ మ్యాటర్లో that issue is not there. ఎందుకంటే వాళ్ళ పైన చాలా లోన్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ 60 lakhs పబ్లిక్కి ఇవ్వాలి. సో హౌ విల్ ఈ పే ద మనీ? వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేదు యాక్చువల్లీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నోన్ టు షఫీ. షఫీకి ఇది చాలా సంవత్సరం నుంచి అదే బిజినెస్ ఉంది, అది కారణం వాళ్ళకి పరిచయం ఉంది. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దే వర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ వర్కర్స్ విత్ షఫీ. యాక్చువల్లీ షఫీ మెయిన్ అక్యూజ్డ్ ఇస్ దేర్. వాళ్ళ కింద ఇంతకు ముందు వర్కర్స్ పని చేశారు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కేమే 2 ఆటోస్లో వచ్చారు. తర్వాత ఇది ఆల్ 6 మెంబర్స్ లోపల వచ్చారు. ఫస్ట్ వాళ్ళు A1కి ఇంట్లో వెళ్ళారు, అక్కడ అబౌట్ 20-25 minutes అక్కడ ఉన్నారు. అక్కడ తర్వాత అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి బయట వెళ్ళారు. అక్కడ పోయి వాళ్ళు అది క్లోత్స్ చేంజ్ చేశారు. తర్వాత అక్కడ నుంచి వేరే బయట పోయి దే ట్రై టు డిస్ట్రాయ్ ద ఎవిడెన్స్ ఆల్సో. వాళ్ళకి ఇది మొత్తం ఎవిడెన్స్, క్లోత్స్, బ్లడ్ స్టెయిన్ క్లోత్స్ और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक